Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and getting benefit of e-teaching. Dear students, today we are going to discuss second lecture from chapter number 26, some major ecosystems. Students, today we are going to discuss terrestrial ecosystem. How can you define terrestrial ecosystem? The ecosystem on land or soil is called terrestrial or lithospheric ecosystem. लिथोस्फेयर स्टूडेंट्स लिथोस्फेयर क्योंकि सॉइल को बोलते हैं और या लैंड को बोलते हैं, तो अगर हम स्टडी कर रहे हैं लैंड या सॉइल, अगर वो इकोसिस्टम जो होगा वो लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम होगा. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रिसीव्स plenty of light and the soil provides abundant nutrients. These two are important characteristics of terrestrial ecosystems. Divisions of terrestrial ecosystem, it can be divided into following main types such as number 1, forest ecosystem, grassland ecosystem, desert ecosystem, mountain ecosystem, and tundra ecosystem. The forest ecosystem is further subdivided into tropical rainforests, coniferous, alpine, and boreal forests, and temperate deciduous forests. स्टूडेंट्स हम वन बाय वन इन इकोसिस्टम्स को डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में. और ये चैप्टर क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव के टाइप से इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको उसी हिसाब से ये स्लाइड्स प्रिपेयर की गई हैं. दिस इज बेसिकली डिवीजन ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स: फॉरेस्ट, डेजर्ट इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, and mountain ecosystem. You can see different environments of these ecosystems right there. ये सब डिवीजन्स हैं फर्दर इकोसिस्टम्स की, जिनको वन बाय वन आप डिस्कस करेंगे. जैसे फर्स्ट डिवीजन है ट्रॉपिकल इकोसिस्टम की, जिसमें ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं. इसी तरीके से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है जिसको सवाना बोलते हैं. ये डेजर्ट इकोसिस्टम है, ये टुंड्रा इकोसिस्टम है, ये माउंटेन इकोसिस्टम है. ठीक है. फॉरेस्ट्स में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं, ये टेम्परेट फॉरेस्ट्स हैं, ये कोनिफेरस फॉरेस्ट्स हैं. ये जितनी भी इनकी फर्दर ये कैटेगरीज ये राइट की हुई हैं, इनकी डिटेल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे. इनको क्या बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, ये टाइगा क्यों बोल रहे हैं, इसको सवाना क्यों बोल रहे हैं, टेम्परेट क्या होता है, तो ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, ये एक पूरी अर्थ का, अगर हम ये इस ग्लोब को अगर हम इस तरीके से ड्रा करें, उसमें से अगर हम देखें, जो ये एक स्ट्रेट सीधी जो ये लाइन है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर. इक्वेटर क्या होती है कि जहाँ पर सन रेज जो होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं और यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है. इक्वेटर के बाद हमारे पास जो एरिया आता है, इसको बोलते हैं हम टेम्परेट जोन, या इसको सब ट्रॉपिकल एरिया भी बोलते हैं. तो इस अर्थ, क्योंकि ये अर्थ जो है वो गोल है, तो इसीलिए इसमें जो सेंटर मोस्ट जो ये जो लाइन है, इसको हम बोलेंगे इक्वेटर. इक्वेटर के इर्द गिर्द जो यहाँ पर ये जो एरियाज हैं, ये ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिकल एरियाज होंगे. इन एरियाज में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है और उसकी वजह से इनमें वाटर वेपर्स जो हैं वो सब बहुत ज्यादा बनते रहते हैं, क्योंकि वाटर वेपोरेट होता रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर रेन्स भी बहुत ज्यादा होती हैं. तो यहाँ का रेनफॉल भी ज्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर भी काफी हाई है. उसके बाद ट्रॉपिक्स के करीब करीब दोनों तरफ, चाहे ये नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है जमीन का, तो साउथ और नॉर्थ दोनों एरियाज में ट्रॉपिक्स के इर्द गिर्द टेम्परेट एरियाज होते हैं. टेम्परेट एरियाज क्या होते हैं, ये मुतदिल होता है यहाँ का टेम्परेचर. ट्रॉपिक्स की निस्बत कम टेम्परेचर इनका होगा, बहुत ज्यादा इनका टेम्परेचर हाई नहीं होगा, लेकिन बहुत लो टेम्परेचर भी नहीं होगा. उसके बाद पोलर रीजन्स आ जाते हैं. ये पोलर रीजन, नॉर्थ के पोलर रीजन्स और साउथ के पोलर रीजन्स. तो ये जो पोलर रीजन्स होते हैं, ये पोलर रीजन्स जो होते हैं, यहाँ पर ये वो रीजन्स हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर होता है इन दोनों साइड्स का, चाहे वो नॉर्थ का हो या साउथ का हो. उसके बाद स्टूडेंट्स, दो टर्म्स आपने याद रखनी है, लैटिट्यूड्स और एल्टीट्यूड्स. यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे लैटिट्यूड्स ड्रा किए हैं. जैसे ये इसको हाई लैटिट्यूड, मिडल लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड, मिडल लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड. तो ट्रॉपिक के इर्द गिर्द लैटिट्यूड्स हैं, जिसको हम ये मिडल लैटिट्यूड,
ये हाई लैटिट्यूड बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स लैटिट्यूड क्या होता है और एक टर्म होती है एल्टीट्यूड, वो क्या होता है? लैटिट्यूड हम बोलते हैं कि बेसिकली लैटिट्यूड इज द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर एंड इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। ये डिग्रीज की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। और ये क्या है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर में नॉर्थ और साउथ का डिस्टेंस जो बेसिकली इन हॉरिजॉन्टल लाइंस की फॉर्म में जो हम ड्रा करते हैं। तो ये जो लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड एक हॉरिजॉन्टल जो जिसको हम डिग्रीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वो डिस्टेंस है नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ जो ये डिस्टेंस होता है, जो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से ऐसे जो ये लाइंस लगा के हमने किया है, जिसको हम लो, मिडल और हाई लैटिट्यूड की बात, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और जैसे जैसे हम लैटिट्यूड्स में हम मूव करते हैं, टेम्परेचर चेंज होता जाता है, यानी जैसे जैसे हम हाई लैटिट्यूड में कोल्डर टेम्परेचर होगा, ठीक है, मिडल लैटिट्यूड में हाई लैटिट्यूड की निस्बत कम कोल्डर होगा और लो लैटिट्यूड की निस्बत ज्यादा कोल्डर टेम्परेचर होगा। अब एल्टीट्यूड क्या होता है? स्टूडेंट्स, जो एल्टीट्यूड होता है ना, एल्टीट्यूड इज बेसिकली द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या हाइट, यहाँ पर जो हमारे पास ये ग्लोब है, इस ग्लोब में हम क्या बोलेंगे? हाइट को हम बोलेंगे। और वो हाइट क्या, किस रेफरेंस, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर के रेफरेंस पॉइंट से हम एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड जो है इसको हम ड्रा करते हैं। तो एल्टीट्यूड क्या होती है? एल्टीट्यूड बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल फॉर्म में अगर हम इस तरीके से इसको अगर हम ड्रा करें इस ग्लोब में, तो ये एल्टीट्यूड होता है। और एल्टीट्यूड भी क्या होता है? जैसे जैसे हम नॉर्थ साइड पर जाते हैं, तो नॉर्थ से साउथ अगर हम ये वर्टिकल लाइन ड्रा करके इस फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करें, तो वो एल्टीट्यूड होता है। तो हाई एल्टीट्यूड भी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड भी क्या होता है कि वहां पर कोल्डर टेम्परेचर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड, ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी हुई है इक्वेटर की। उसके बाद साउथ साउथ और नॉर्थ पोल्स की दी हुई है ये, और इसमें डिफरेंट ये कलर्स की फॉर्म में यहाँ पर जितने भी डिवीजन्स हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, वो सारी डिवीजन जो है उनको डिफरेंट कलर्स की फॉर्म में यहाँ पर स्कैटर करके कि कहाँ कहाँ वो मौजूद है, वो यहाँ पर शो किया गया है। और इसमें यहाँ पर आपको ये कुछ राइटिंग्स की फॉर्म में इस फिगर को रिप्रेजेंट किया गया है। इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इसमें से एमसीक्यूज बनते हैं। इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ये जो ये लाइन जा रही है, ये लाइंस ये बता रही हैं कि हम लैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं साउथ से नॉर्थ। उस फॉर्म में जो हम ये लाइंस जो बताएंगी कि कितने डिग्रीज, इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ नॉर्थ पोल जो है 30 डिग्रीज, ये 60 डिग्री नॉर्थ है। उसके बाद इक्वेटर 0 डिग्री, और इक्वेटर से बिलो यहाँ पर 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ है। तो इक्वेटर के इर्द गिर्द 30 डिग्रीज पे नॉर्थ और साउथ है। इसके अलावा 60 डिग्री पे नॉर्थ और साउथ है। इसमें ये ओवरऑल जितने भी हमारे इकोसिस्टम्स हैं, इन इकोसिस्टम के जो फर्दर जितने भी इनमें फॉरेस्ट हैं, ग्रासेस हैं, ये सारे इकोसिस्टम जो की जो सब डिवीजन है वो यहाँ पर डिवाइडेड है। Although the mountain ranges and the sheer size, sheer का मतलब होता है large size, sheer size of continents complicate their pattern. Note the overall consistencies. जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं और इनका जो क्योंकि लार्जर साइज होता है, इस वजह से यहाँ पे इस इकोसिस्टम को इसको ये कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल आपने इनकी कंसिस्टेंसीज देखनी है कि कौन कितना यहाँ पर डिवाइडेड है। Tundra and coniferous forests always occur in northernmost parts of the northern hemisphere. स्टूडेंट्स, इनको आपने बुक में अंडरलाइन कर लेना है। टुंड्रा एंड कोनिफेरस फॉरेस्ट। टुंड्रा फॉरेस्ट कहाँ पर है? टुंड्रा फॉरेस्ट जैसे ये यहाँ पर, ये आप ब्राउनिश से कलर का, रेडिश ब्राउनिश कलर का जो है ये कलर उन्होंने इसको दिया है टुंड्रा इकोसिस्टम को। टुंड्रा एंड अल्पाइन वेजिटेशन, टुंड्रा और अल्पाइन वेजिटेशन के लिए टुंड्रा एंड कोनिफेरस फॉरेस्ट। जितना भी टुंड्रा और कोनिफेरस फॉरेस्ट है, कोनिफेरस ये आपको ये ग्रेइश से कलर का लग रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टुंड्रा और कोनिफेरस फॉरेस्ट हमेशा नदरन हेमिस्फीयर्स में मौजूद होंगे। ये हेमिस्फीयर जो है इसमें ये ग्रेइश से कलर का ये आपको नदरन पार्ट नजर है, ये कोनिफेरस होगा, ठीक है। टुंड्रा ये जो रेडिश ब्राउनिश कलर के हैं ये
ये हमेशा यहीं पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी टुंड्रा और कोनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं साउथ साइड पे। तो आपने ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि टुंड्रा और कोनिफेरस जो पैटर्न है, ये हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। While the desert of Mexico and Sahara, Saudi Arabia, South Africa, and Australia are located around 20 to 30 degree north and south latitude. अगर हम ये नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड देखें तो इसमें ये जो डेजर्ट्स हैं, ये येलो कलर से डेजर्ट्स को उन्होंने यहाँ पर शो करवाया है। तो ये 20 टू 30 डिग्रीज तक जो ये साउथ और नॉर्थ पोल इन दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर अब डिस्कस किए गए हैं सम मेजर इकोसिस्टम्स ऑफ पाकिस्तान। Pakistan has a variety of seasons and climate ranging from hot, dry in plains to cold, snowy on mountains. Some major ecosystems existing in Pakistan are temperate deciduous forest, and its location in Pakistan is Shugra, Neelam Valley. Coniferous, alpine, and boreal forests are located in northern mountains of Kaghan, Malam Jabba, Swat, Dir, and Chilas. Grassland ecosystem Gilgit and Kashmir, Waziristan, Lower Chitral, and North Kalat. Desert ecosystem location in Pakistan is Mianwali, Bakkar, Fort Abbas, Bahawalnagar, Yazman, Bahawalpur, Khanpur, and Rahim Yar Khan and Sindh. Tundra ecosystem, mountains, Karakoram and Hindu Kush. सो स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी रिच हो सकती है, क्योंकि उसका जो इकोसिस्टम है वो हर तरह के इकोसिस्टम की जो 5 टाइप्स हैं वो सारी पाकिस्तान में यहाँ पर पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट्स। इन पाकिस्तान टेम्परेट मॉइस्ट कंडीशंस आर प्रेजेंट इन नीलम वैली एंड शुगरा. These forests originally covered India, Southeast Asia, Eastern North America, Europe, China, Australia, Japan, North and South America. ये सारी उनकी जो इसकी लोकेशन है, ये ओवरऑल पाकिस्तान से हट के इंटरनेशनल उसकी लोकेशन दी गई है कि टेम्परेट फॉरेस्ट जो है और कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। पाकिस्तान की आपने याद रख लेना है नीलम वैली और शुगरा के करीब है, बाकी ओवरऑल वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन उसकी यहाँ पर। स्लाइटली फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ये टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट जो हैं इनकी आपको बेसिकली यहाँ पर इक्वेटर से इनकी लोकेशन बताई गई है ग्लोब के अकॉर्डिंगली कि these are basically slightly further away from the equator. The rainfall is not nearly as constant as there are pronounced wet and dry seasons. That means distinct summer and winter seasons. स्टूडेंट्स यहाँ पे टेम्परेट जो एरियाज होते हैं, टेम्परेट एरियाज का जो टेम्परेचर होता है वो इक्वेटर की निस्बत कम होता है। इस वजह से उनके जो और उसके अंदर इतना ज्यादा जो उनका जो रेनफॉल होता है वो एक कांस्टेंट रेनफॉल नहीं होता कि हमेशा ही हैवी रेनफॉल रहेगा। उनका रेनफॉल जो होता है वो बहुत ही वो कम या थोड़ा सा स्लाइटली उससे ज्यादा हो सकता है। इनका रेनफॉल जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, और इसके अलावा इनमें वेट और ड्राई सीजन जो होते हैं वो यानी समर और विंटर सीजन जो होते हैं वो वाजे उनमें फर्क होता है, अलग अलग होते हैं। ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स द ट्रीज कैन नॉट गेट इनफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू compensate for evaporation from the leaves. As a result, the plants have adapted to dry seasons by shedding their leaves, thereby minimizing the water loss. इनमें क्योंकि इनका टेम्परेचर कम होता है इसीलिए उस कम टेम्परेचर की वजह से यानी इक्वेटर की निस्बत कम टेम्परेचर होता है और रेनफॉल कांस्टेंट नहीं होता, इस वजह से इनके अंदर इसमें जो सीजन्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। समर और विंटर सीजन्स दोनों जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी समर वेट होगा और विंटर सीजन जो होगा वो क्लियरली ड्राई होगा। If the rainfall fail to return on schedule, the trees delay forming new leaves until the drought passes. तो इनको जिस वक्त इनमें रेनफॉल नहीं होता तो उस वक्त इस एरिया में ड्राउट स्ट्रेस आ जाती है, मतलब वहां पर ड्राइनेस हो जाएगी, वहां पर वाटर शॉर्टेज हो जाएगी, वाटर स्कैर्सिटी हो जाएगी।
रेनफॉल कितना है? स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर हम डिवीजन्स पढ़ेंगे इकोसिस्टम्स की, उनके जो ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, स्पेशली इन पॉइंट्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं कि एमसीक्यू होगा कि रेनफॉल किसी का भी डिस्कस किया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसका रेनफॉल कितना होता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेट डिसीडियस का रेनफॉल जो है 750 टू 1500 मिलीमीटर है। टेम्परेचर क्या है? मॉडरेट टेम्परेचर है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर की रेंज होती है इस टेम्परेट एरिया में। प्लांट्स, डोमिनेट प्लांट्स जो हैं वो टेक्सास बैकेटा, पाइनस विलिशियाना, बर्बेरिस लाइसियम एंड मेनी हर्ब्स एंड श्रब्स आर विद हाइट ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर की हाइट के जो हर्ब्स और श्रब्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगी। फॉर एग्जांपल ये जो कॉमन ये जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली यहाँ पर शो करवाए गए हैं। ये है बर्बेरिस लाइसियम, इंडियन बर्बरी भी इसको बोला जाता है। पाइनस विलिशियाना, पाइनस विलिशियाना जो है ये अक्सर ये कॉमनली ये और भी पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज में इसको ग्रो कर लिया जाता है, ये ग्रो हो जाता है, इसके ऊपर कोन्स लगती हैं। टेक्सास बकाटा, ये इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे भी यूज किया जाता है। सम ग्रासेस, फर्न्स एंड अदर हर्बेशियस प्लांट्स मेक अप फील्ड लेयर। यहाँ पर क्या होता है कि लेयर्स, जो फील्ड होता है, जो मैदान, जो जितना भी वो होगा उस फील्ड की लेयर्स जो होती हैं वो किससे बनती हैं? ग्रासेस, फर्न्स एंड हर्बेशियस प्लांट्स। यानी हर्ब्स जो होंगी, ग्रासेस और फर्न्स, ये फील्ड लेयर बनाएंगी, यानी ये बॉटम, ये देखें जैसे यहाँ पर ये हर्ब लेयर यहाँ पे आपको दिखाई गई है, ये वाली लेयर जो होगी ये हर्ब्स की लेयर होगी। एट द बॉटम ऑफ द फ्लोर लेवल मैनी मोसेस, फ्लोर लेवल पे बहुत सारे मोसेस, लिवरवर्ट्स, लाइकन्स, ये यहाँ पर मौजूद होते हैं। एंड दीज लाइकन्स, मोसेस एंड लिवरवर्ट्स आर कवर्ड विद लिटर लेयर, these are present over here at the bottom of the soil। लिटर किसको बोलते हैं? लिटर बोलते हैं कि अगर कोई भी डेड प्लांट है, एनिमल है, उनकी जो रिमेन्स हैं, वो जो गला सड़ा मटेरियल होगा जिसको बाद में ऑर्गेनिक मैटर में उस कन्वर्ट कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारा वो मटेरियल जो होता है वो लिटर होता है। तो उस लिटर को के इर्द गिर्द उसी को इन्होंने कवर किया हुआ होता है। ये जो हर्ब लेयर होती है ये मौजूद होती है। हर्ब लेयर के बाद कहीं पर भी श्रब लेयर होती है। श्रब के बाद जो होते हैं वो ट्री लेयर होती है। तो ये बेसिकली ये लेयर्स की फॉर्म में किसी भी इकोसिस्टम में अगर जहाँ पर फॉर एग्जांपल जो सिर्फ अगर हर्बेशियस वहां पर प्लांट्स मौजूद हैं तो उसमें जस्ट हर्ब लेयर होगी। अगर वो रिच होगा जिसमें ये सारी की सारी और जो चीजें मौजूद होंगी तो उसमें तीनों लेयर्स जो होंगी वो इसी तरीके से हमें नजर आएंगी। और ये सीजन्स के हिसाब से इसकी ये डिवीजन फर्दर दिखाई गई है कि फॉर एग्जांपल ये लैटिट्यूड विद टेम्परेट क्लाइमेट, जो टेम्परेट जितना भी क्लाइमेट है उसका अगर हम उसको लैटिट्यूड अगर हम डिस्कस करें तो उसमें ये आपके पास उसका जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है उसमें उसमें डिस्टिंक्ट वेट और ड्राई सीजन्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में इस तरीके से ये यहाँ से पूरा का पूरा आपको उनका उनके ट्रीज जो होंगे, उनकी हर्ब्स जो होंगी, श्रब्स होंगी, वो इस तरह से नजर आएंगी। समर क्योंकि वेट सीजन होगा उसमें उनके लीव्स जो होंगे वो नए से नए लीव्स आते रहेंगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो आपको सारे इस तरीके से ग्रीनिश कलर के नजर आएंगे। उसके बाद विंटर सीजन होगा तो विंटर सीजन जो होगा वो क्योंकि ड्राई होता है तो उसमें सारा जो प्लांट्स होंगे उन प्लांट्स के लीव्स जो होंगे वो गिर जाएंगे। डोमिनेंट एनिमल लाइफ जो है वो कौन सी हो सकती है? सम वेरी कॉमन एनिमल्स आर मैका मुलेटो, ग्रिसस मंकी का ये कॉमन नेम है। स्टूडेंट्स आपने इनके साइंटिफिक नेम्स याद रखने हैं और साइंटिफिक नेम जब आप राइट करेंगे तो उसको राइट करने का तरीका होगा या जैसे यहाँ पर अगर राइट किया हुआ है क्योंकि ये एक सॉफ्ट फॉर्म है तो सॉफ्ट फॉर्म में हम उसको इटालियन कर लेते हैं, उस फॉर्मेट में लिखते हैं। लेकिन जब आपने हैंड रिटन लिखना है तो आपने इन नेम्स को अलग अलग अंडरलाइन करना है। ये जो फर्स्ट जेनरिक नेम है इसका जो फर्स्ट वर्ड होगा इसको आपने कैपिटल में लिखना है और सेकंड को आपने इसको स्मॉल में लिखना है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप एनिमल लाइफ में साइंटिफिक नेम लिखते हैं लेकिन इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो तब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सोलिनोरोटस टाइबिटेनस ब्लैक बेयर का साइंटिफिक नेम है। फेलिस बेंगालेंसिस लियोपोल्ड कैट and wolves with various types of microorganisms to convert the litter into organic matter such as bacteria, fungi and earthworms are present। यानी जिन्होंने लीटर को कन्वर्ट करना है ऑर्गेनिक मैटर में वो सारे रिसाइकलर्स बेसिकली जैसे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, अर्थवर्म्स हैं, ये सारे भी यहाँ पर मौजूद होते हैं।
बुक में डायग्रामेटिकली यहाँ पर राइट किया, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, व्हाइट टेल्ड डियर इज द लार्जेस्ट हर्बीवोर। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। लार्जेस्ट हर्बीवोर ऑफ टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट इज बेसिकली white tailed deer. Then woodland wildflowers are here, and blue jay, that's a bird, it is here. What are the soil conditions of temperate deciduous ecosystem? The soil of temperate deciduous forest is grayish brown in color, very fertile and rich in organic matter with maximum water holding capacity. ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको इस काबिल बनाते हैं कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रीच हो जाएगी। यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी सारे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी ये लिटर होगा उस लिटर की बेसिकली उसकी डीके करने के लिए, उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो बैक्टीरियाज हैं, फंजाई हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो उसको कन्वर्ट करते रहेंगे और सॉइल के अंदर एडअप करते रहेंगे उनके सारे मटेरियल, जिसकी वजह से सॉइल जो होगी वो ग्रेइश ब्राउन कलर की होगी। और जो भी ब्राउन कलर की सॉइल होती है वो सॉइल की फर्टिलिटी का इंडिकेटर होता है, एक बेस्ट इंडिकेटर होता है। और सॉइल फर्टाइल का मतलब यह है कि सॉइल जो है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से उसमें प्लांट्स जो होते हैं वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी मैक्सिमम है, यानी इसके अंदर प्रॉपर पोर्स हैं सॉइल के अंदर, उन पोर्स के अंदर वाटर जो होता है वो रिटेन भी रहता है। वो सारा पोर्स इस तरह के नहीं है कि पानी जो होगा वो बिल्कुल वहां से मूव कर जाएगा सॉइल में से और नीचे ग्राउंड जो है, जो वाटर टेबल है उसमें चला जाएगा, जैसे सैंड में होता है। इसमें ऐसा ऐसा सीन नहीं है। यहाँ की जो सॉइल है उसकी मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। ह्यूमन इम्पैक्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में किसी भी इकोसिस्टम का ह्यूमन इम्पैक्ट पूछा जाता है। ऑन टेम्परेट डिसीडियो फॉरेस्ट, लार्ज मैमल्स सच एज ब्लैक बेयर, डियर, वोल्व्स, bobcats and mountain lions were formerly abundant, but the predators have been largely wiped out by humans. यानी क्या किया गया है कि इन सब को इनकी, क्योंकि ह्यूमंस का इम्पैक्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये सारे जो हैं ये वहां से अब खत्म होते जा रहे हैं। नीड ऑफ लंबर एंड इट्स यूज इन एग्रीकल्चर हैज रिड्यूस्ड मैनी डिसीडियस फॉरेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये तो एनिमल्स पे इम्पैक्ट था। प्लांट्स पे इम्पैक्ट क्या है कि प्लांट्स को भी यहाँ पर डिसीडियस फॉरेस्ट जो हैं इनको खत्म किया जा रहा है, क्योंकि ह्यूमंस अपनी नीड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उसको कट कर देते हैं, अपने फर्नीचर बनाने के लिए उसको कट कर देते हैं, तो उसमें से वुड को हासिल करने के लिए जो है वो इन ट्रीज को खत्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन इम्पैक्ट एनिमल और प्लांट्स दोनों पर ही है इसका काफी सारा। यहाँ पर टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट की जो कंडीशंस हैं उसमें जो प्लांट्स हैं उसको यहाँ पर शो किया गया है। ये टेम्परेट डिसीडियस सॉइल है उस एरिया की, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एडिड हैं, जिसकी वजह से ये ब्राउनिश कलर की है। उसके बाद ये उसकी ये सॉइल में जो मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। ये सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं वो यहाँ पर हैं। ये सारा का सारा, ये सारी, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना स्टूडेंट, जिसमें ये प्लांट्स की जो रूट्स भी हैं, ये सारी सॉइल है। तो ये जो सारी सॉइल है, इस सॉइल में काफी सारे मटेरियल एडिड है, ये जिसकी वजह से सॉइल का ब्राउनिश कलर आता है। ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, जिनमें सॉइल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनके अपने साइजेस होते हैं, जैसे सिल्ट, लोम, सॉइल। ये यहाँ पर इसमें सिल्ट और लोम मौजूद होती है, जो कि काफी अच्छी कंडीशन समझी जाती है। जो सिल्टी लोमी सॉइल होती है वो बहुत अच्छी सॉइल समझी जाती है प्लांट कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि इनमें पोर्स स्पेसिफिक होते हैं। सॉइल के अंदर सुराख होंगे जिसके अंदर एयर होगी, वाटर रिटेनेबिलिटी होगी। उसके बाद कि यहाँ पर आपको ये ह्यूमस का मिक्सचर नजर आ रहा है, जो बैक्टीरियाज की, फंजाई की, जो जितने भी डेड प्लांट्स हैं के मटेरियल्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी डिकम्पोजिशन से जो बना हुआ है। इसमें ये प्लांट्स इस तरीके से ये ग्रो करेंगे, तो ये यहाँ पर उनकी ग्रोथ मैक्सिमम होगी। ये टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में जितने भी तरह की ये जो सॉइल की कंडीशंस हैं वो किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद कर लेना है और इस